राधे राधे सर। राधे, राधे। हार्दिक स्वागत है सर आपका व्हाइट टॉक्स राधे। में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए इस पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ और ब्रह्म मुहूर्त की इस प्रातः बेला में आपसे मिल कर के और इस पॉडकास्ट में आकर के तो एक अलग ही एनर्जी फ़ील हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आज आपको पता है कि हम किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं, वो है पंचकर्मा। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आखिर पंचकर्मा में आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपका इंटरेस्ट किस तरीके से आया? आयुर्वेदा में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा कैसे बढ़ा? देखो इसमें 2 अलग-अलग पार्ट्स। पहली स्टेप मैं कहूँगा आयुर्वेदा का, सेकंड स्टेप मैं कहूँगा पंचकर्मा का। मेरी जर्नी की शुरुआत आयुर्वेदा में हुई सन 2010 में जब मैंने अपना एडमिशन लिया था गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट पंजाब स्टेट में है और वहाँ पर मैंने अपने आयुर्वेद की जर्नी को शुरू करा। बेसिकली पीएमएस हम लोग हमारी इस डिग्री को कहते हैं और मैं अपने फैमिली ट्री से अगर बोलूँ मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, तो ननिहाल में मेरी परवरिश हुई है, क्योंकि बहुत छोटी आयु में मेरे माता-पिता जी दिवंगत हो गए थे। तो ननिहाल से मेरे को ये आयुर्वेद की परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। वहाँ से अगर मैं मानूँ तो शायद मैं अपनी जनरेशन में 5वाँ तो इससे ऊपर की जो हमारी 4 पीढ़ियाँ हैं, वो आयुर्वेद से ही जुड़ी हुई थी, वैद्य थे वो। और मेरे नाना जी जो अभी 2 वर्ष पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ, स्वर्गीय वैद्य श्री देवदत्त जोशी जी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा मेरे को आयुर्वेद में लाने के लिए क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रेरित करा। 10वीं में तो मैं आपको एक वाकया बताऊँ कि 10वीं के जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे, बोर्ड के एग्ज़ाम, तो उसके बाद मैंने कॉमर्स का फॉर्म भर दिया था। अपने मित्रों से मतलब उनसे सलाह करके और पहले ऐसा भी रहता था कि तू क्या किस सब्जेक्ट को ले रहा है? तो उसने कहा कि मैं कॉमर्स ले रहा हूँ। 2-3 जने और ने यार हम भी कॉमर्स ले लेते हैं। तो मैंने कहा यार मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, क्योंकि साथ में रहेंगे तो आना-जाना रहेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं घर आया तो मेरे नाना जी ने मुझे प्रेरित करा कि नहीं हमें मेडिकल में जाना चाहिए। और सन 2008 में उन्होंने कहा था कि आने वाला समय आयुर्वेद का रहेगा, पंचकर्म का रहेगा। तो बेटा हमें इसमें ज़्यादा आपको दिलचस्पी दिखानी चाहिए। और फिर बचपन से देखते भी आ रहे थे कि घर में औषधियाँ बनती भी थी। पेशेंट्स को जब वो लोग देखते थे और उनके फीडबैक्स आते थे, तो उससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलने लगी। फिर मन करा कि आयुर्वेद में ही जाना चाहिए। तो 11वीं-12वीं में फिर मैंने बायो साइंस लिया और उसके बाद में फिर आगे पंजाब से मैंने अपनी बीएमएस शुरू करी। ये तो थी मेरी जर्नी आयुर्वेदा से। और उसके बाद में फाइनल ईयर में हमारा सब्जेक्ट होता है पंचकर्मा का। अच्छा। पंचकर्मा में मेरे टीचर थे डॉक्टर शिवा प्रसाद। उनके अंडर में मैंने अपनी पंचकर्मा को जानना, सीखना शुरू करा क्योंकि इंटर्नशिप भी मैंने अपनी उन्हीं के अंडर में लगाई। वो बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। एकदम बच्चे की तरह मुझे वो रखते भी थे, बहुत उनका स्नेह था मेरे ऊपर में और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को इसमें ट्रेन करा। बाद में उसके जयपुर में जब मैं आ गया था सन 2017 में, तो उसके बाद मैंने अलग-अलग संस्थाओं में काम किया और वहाँ पे भी मैंने पंचकर्मा को प्रैक्टिकल में चीज़ों को अनुभव करी। बहुत अच्छा मेरे को उससे लाभ मिला और एक अच्छा जुड़ाव हुआ। नहीं सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ये तो आपके लिए भी सर बहुत अच्छा हुआ कि बचपन से ही आप पंचकर्म और आयुर्वेद से जुड़ गए, वरना मतलब ऐसा होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर आयुर्वेद है क्या? पंचकर्मा है क्या? जी, बिल्कुल आप इस बारे में सही कह रहे हैं और मैं तो कहता हूँ कि पिता और पुत्र का नाता है, आयुर्वेद और पंचकर्मा। पंचकर्मा आयुर्वेद की ही एक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में जैसे हम लोग कहते हैं कि ओरल मेडिसिन्स दी जाती है, तो पंचकर्म में कुछ अलग थेरेपीज़ के थ्रू को ठीक करने का डिज़ीज़ को मेथड्स बताए गए। बताएँ। सर व्हाट इज़ पंचकर्मा? व्हाट इज़ पंचकर्मा? अगर आप पंचकर्मा के बारे में और बताएँ कि पंचकर्मा आखिर क्या है? तो मेरा आपको ये कहना है देखिए नाम से ही व्यक्त हो रहा है, पंचकर्म यानी 5 कर्म। प्रमुख इसमें क्या रहता है कि 2 मत हैं हुँ। अपने आयुर्वेद के 2 बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात महर्षि रहे, महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत जी। चरक ने ये माना है कि वमन, हुँ, विरेचन हुँ, और निरु, हुँ, अनुवासन हुँ। और आपका नस्य, ये इन्होंने अच्छा। 5 कर्म बताए। वहीं सुश्रुत का अगर देखा जाए तो उन्होंने वमन, हुँ, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण
उन्होंने ये 5 बताए। थोड़ा-सा मतभेद इसमें रहा क्योंकि आचार्य चरक हैं, वो कहते हैं कि वात, पित्त और कफ ये 3 दोष होते हैं। सुश्रुत जी भी इस बात का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रक्त को चौथा दोष बताया है अपनी संहिताओं। तो उन्होंने रक्त मोक्षण को एडिशनल ऐड करा। अब ये 5 ऐसे प्रमुख कर्मों को हम लोग डिफाइन अगर करते हैं, तो ये आपकी बॉडी को एक तरीके से डिटॉक्स करने के मेथड्स हैं। अच्छा। आज के वर्तमान समय में अगर इसको अपन साधारण शब्दों में कहें, हुँ, हुँ। तो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशंस प्रोग्राम्स हुँ। जिनके माध्यम से हम बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं, जिनका उन्मूलन कर पा रहे हैं और वर्तमान में इसकी आवश्यकता भी है। हाँ। ऐसे वमन का अर्थ आप समझ सकते हो वॉमिटिंग करवा, अच्छा। यानी ऊर्ध्व भाग से, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ऊर्ध्व भाग से हुँ। आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल, तो वो वमन में काउंट होता है, जिसको वोमिटिंग के सदृश अपन देख सकते हैं। विरेचन अधोगत मार्ग से यानी डाउनवर्ड से आप अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो विरेचन कहलाता है, जस्ट लाइक एज़ अ लैक्सेटिव्स। हुँ। और वसती क्रिया, वसती एक प्रकार से आप इसको कुछ हद तक कोरिलेट करें एनीमा से। तो ये आपके जितने इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, उनको ठीक करने में आपको हेल्प कर रहा है। नस्य ऊर्ध्व जत्रुगत यानी गर्दन से ऊपर के जितने भी हमारे अंग-प्रत्यंग हैं, हुँ, हुँ। उनकी सफाई के लिए, उनके शोधन के लिए नस्य क्रिया करी जा रही है। हुँ, हुँ। और रक्तमोक्षण जो इम्प्योर ब्लड को वहाँ से रिमूव आउट करा जाए। तो ये बेसिकली प्रमुख 5 कर्म। वैसे मतलब जैसे कि है कि आजकल लोगों को पता नहीं है कि आखिर आयुर्वेद कहाँ से आया है। काफ़ी सालों पुराने से आयुर्वेद चलता हुआ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें पहले से मेंशन हैं। तो थोड़ा बताएँगे कि आयुर्वेद का जन्म कहाँ से हुआ है? जी, मैं इसके बारे में आपको कहूँ कि आयुर्वेद की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा से। अच्छा। दूसरा शास्त्रों में ये कहा गया है कि आयुर्वेद शाश्वत, जिसका ना आदि है ना अंत है। अच्छा। ठीक। और इसकी परंपरा में ये देखा गया है कि पृथ्वी लोक पर तो भगवान धन्वंतरी इसको लेकर के आए थे हुँ, हुँ। और वहाँ से फिर ये हमारे बीच में जो है वो प्रचार प्रसार इसका करा, चाहे महर्षि भारद्वाज जी ने करा, महर्षि चरक के चरक संहिता के द्वारा देखा गया, सुश्रुत संहिता में इसको वर्णित किया गया। फिर आचार्य वाग्भट हुए जिन्होंने अष्टांग हृदय में इसको वर्णित करा। तो ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है और थोड़ा-सा हम इसको डीपली देखने की कोशिश करें। ब्रह्मा से यह दक्ष प्रजापति के पास आयुर्वेद का ज्ञान गया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों के पास आयुर्वेद का ज्ञान गया। अश्विनी कुमारों से देवराज इंद्र को आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति हुई और धरती पर बात करें तो भगवान धन्वंतरी इसे लेकर के अवतरित हुए पृथ्वी लोक पर। ये बहुत ही डीप साइंस है और कहाँ से चलती हुई आज हम कहाँ इसको लेकर के कैसे चल रहे हैं। कि मैं तो ये कहूँगा कि अपने भारतीय चिकित्सा की जो मूल पद्धति है, वो आयुर्वेद है हाँ। और पंचकर्म हमें इसको लेके चलना भी चाहिए आगे और एक अच्छा गौरव फ़ील करते हैं, हाँ। अगर इससे जुड़े रहते हैं। सर पंचकर्मा जो है वो हर कोई इंसान करवा सकता है या जिसको सिर्फ डिजीज हो वो करवा सकता है मतलब पंचकर्मा करवाने का जो पंचकर्मा की जो क्रियाएं होती हैं उनको करवाने का मतलब किस तरीके से रहता है कि किसी की डिजीज हो वो करवाए या कोई भी करवा सकता है थोड़ा बताएंगे आप। देखो ये तो मतलब आपका पूछने का अर्थ है कि ये प्रिवेंटिव भी है या फिर डिज़ीज़ में इसको हाँ, दे हाँ, सकते हाँ। हैं। दोनों दोनों में ही मैं इसको काउंटर करता हूँ आपके इस ये देखिए पंचकर्म को डिज़ीज़ में तो करवाना ही चाहिए। अच्छा। जैसे उदाहरण दिया जाए कि जिनको कोई भी आमाशयगत विकार, हम्म, पेट से संबंधित जिनको हम्म, व्याधियाँ हैं, तो उनमें हम कहते हैं कि आप वमन करवाइए। अच्छा। और आमाशय और पक्वाशय यानी स्टमक और इंटेस्टाइनल कोई आपके इश्यूज़ हैं, तो आप जाइए विरेचन पे, अच्छा। आप विरेचन करवाइए। हम्म, फिर उसके बाद में अगर आपको इंटेस्टाइनल कोई इश्यूज़ हैं हम्म, या गैस्ट्रिक ट्रबल्स आपको हम्म, ज़्यादा रहते हैं, हम्म, तो हम कहते हैं आप उसमें वसती चिकित्सा करवाइए। जिनको ऊर्ध्वजत्रुगत या जैसे साइनस की प्रॉब्लम हो गई, हेयर हम्म, फॉल हो गया, है ना? या कोई आपको एलर्जिक है, आईज़ में कोई डिसऑर्डर्स आपके चल रहे हैं, उन केसेज़ में आपको नस्य चिकित्सा करवानी चाहिए। या फिर जैसे अपना बच गया रक्त मोक्षण, तो रक्त मोक्षण को हम लोग बताते हैं जिसको वेरिकोज़ वेन की शिकायत है अच्छा। या जिनको लोकल कोई स्किन इन्फेक्शंस हो रखे हैं, स्किन डिजीज़ेज़ हैं।
तो उसमें फिर हम लोग रत्नमोक्षण को लेकर के चलते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी डिज़ीज़ के हिसाब हाँ, से। हाँ, हाँ। तो डिज़ीज़ में तो हमने इसको करना ही करना है। दूसरा आप पूछ रहे प्रिवेंटिव, मैं कहता हूँ कि शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य को ऋतु के अनुसार हुँ, हुँ, आयुर्वेद के वैद्य का परामर्श मानते हुए हुँ, पंचकर्म को करवाना चाहिए अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए। इसका रेफ़रेंस भी अगर मैं आपको दूँ तो आयुर्वेद पंचकर्मीय उसका नाम है आयुर्वेदी पंचकर्मीय एक किताब है हुँ, हुँ। और वैद्यनाथ के द्वारा ये प्रकाशित है, वैद्य अच्छा, कंपनीज़। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसके रचयिता हैं वैद्य हरिदास जी हाँ। कस्तूरे जी। उन्होंने इसके में बहुत ज़्यादा डिटेल करी हुई है और संहिताओं से उन्होंने ये सारे रेफ़रेंसेस लिए हैं, चाहे चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट वहाँ से लिया गया है। प्रिवेंटिव में इसको करवाना चाहिए और इसमें जैसे वमन की हम बात करें, तो वमन को बताया गया है कि आप इसको वसंत ऋतु में करें, क्योंकि उस समय कफ दोष का प्रकोप होता है, उस समय आप इसको करवाएँ। फिर उनमें बताया गया है कि वस्ति हुँ, जो कि वात दोष के प्रकोप में हम लोग करवाते हैं, हुँ, हुँ। तो उसको बताया है वर्षा ऋतु में आप करवाएँ। अच्छा, पित्त की डिस्टर्बेंस में आपको विरेचन बताया गया है, कि विरेचन को आप करवाएँ। शिशिर शरद ऋतु में। शरद ऋतु में पित्त का विरेचन बताया पित्त दोष की शांति के लिए, शोधन के लिए आप विरेचन चिकित्सा करें। नस्य को बताया गया है कि आप इसका प्रयोग करें वसंत ऋतु में और शरद ऋतु, इन 2 में बताया गया है कि आप नस्य का प्रयोग कर सकते। तो ये तो हो गया एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रिवेंटिव। अच्छा। और साथ-साथ में डेली पर्पस में भी हुँ, हम पंचकर्म कहीं न कहीं कर सकते हैं या करते भी हों। हुँ, लेट्स सपोज़ कि आप सवेरे उठे हैं हुँ, और उठने के बाद में आप स्नान करके आ रहे हैं, तो उस दौरान आपने ब्रश किया, हुँ, तो दंत धावन हुँ, इसका उल्लेख हमारी संहिताओं में है पहले से ही। अष्टांग हृदय के दूसरे सूत्र स्थान है और हुँ, उसका दूसरा चैप्टर है हुँ, हुँ। दिनचर्या अध्याय, अच्छा। उसमें इसका वर्णन प्रॉपर मिल रहा है। आप अपनी बॉडी पे ऑयलिंग करें, हाँ, हाँ, जो हाँ। कि अब सर्दियों का समय हमें करनी भी चाहिए। हाँ। वो एक आपके पंचकर्म का पार्ट है। आप सिर में ऑयलिंग कर रहे हैं, कान में ऑयल डाल रहे हैं, नाक में डाल रहे हैं, नाभि में डाल रहे हैं। आप अपने शरीर को स्नेहन दे रहे हैं। हाँ, 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 तो ये सारे आज के नहीं हैं। हाँ। अपने से 3 जनरेशन, 5 जनरेशन, 7 जनरेशन और कितनी जनरेशन ऊपर तक ये देखा जाए तो वो लोग इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ। ये सारे भी पंचकर्म में ही काउंट होते हैं। ये हम डेली रूटीन में भी कर सकते हैं इसको। छोटी-छोटी क्रियाएँ हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। करें कर तो बहुत बहुत अच्छे के अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो ये प्रिवेंटिव में भी है और हाँ। डिसीज़ में भी है। पर सर आजकल लोगों की लाइफ़स्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है लोगों की लाइफ़ में और पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, तो मतलब पंचकर्मा अभी भी इफ़ेक्टिव है ऐसा मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बताऊँ कि पंचकर्म इस समय ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव अच्छा और रही बात स्ट्रेस की लाइफ़स्टाइल हुँ, के, हुँ। उसके भी कहीं न कहीं जनक हम स्वयं हैं। ठीक, मैं आपको बताऊँ कि लोग ये कहते हैं कि बहुत तनाव है, बहुत तनाव है। भाई साहब वो तनाव आपको इसलिए है, क्योंकि आप 24 घंटे में 1 घंटा खुद के लिए नहीं निकाल नहीं निकाल रहे हैं, बिज़ी लाइफ़ हो रखी है लोगों की बिल्कुल। या बिज़ी कर रखा है खुद को। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ बिज़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, नरेंद्र मोदी। हाँ। उनसे ज़्यादा शायद हम लोग बिज़ी कहीं नहीं हैं। नहीं, उनकी जितनी ज़िम्मेदारी का कार्यभार हमारे पास नहीं है। नहीं है। वो भी प्रतिदिन सवेरे योग करते हैं, हुँ। प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। पार्ट ऑफ आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सोचने योग्य बात ये है हाँ, कि हम गुलामी किसकी कर रहे हैं? हाँ। अगर आप इतने स्वतंत्र नहीं हैं, आप खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे, फिर आप किसकी गुलामी कर किसकी गुलामी? तो बिज़ी लाइफ़स्टाइल के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप निकालिए समय, उसको मैनेज करिए। 24 घंटे उनकी घड़ी में भी है, 24 घंटे हमारी घड़ी में भी है। हाँ। बैलेंस हमें करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। सेकंड जो आप ये कह रहे हैं कि पॉल्यूशन हो गया है, हुँ, स्ट्रेस बढ़ गया है, इसको मैनेज करने में पंचकर्मा की मैं 2 विधि आपको बताता हूँ। हुँ। शिरोधारा बहुत ही वेल डिफाइंड प्रोसेस है अच्छा। और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। आपको स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपको मेंटल फोकस बनाता है, हुँ, आपकी मेंटलिटी को स्टेबल करता है, हुँ, आपके चित्त को शांत करता है, हुँ। मन को एकाग्र करता है। करता है।
बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करने में मदद करता है। तो शिरोधारा हमें करवानी चाहिए। नंबर 2, पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स और जो हमारा नेज़ल ट्रैक है, ये सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होगा। तो उसके लिए नस्य चिकित्सा हमें करनी चाहिए। इससे हम बहुत से ऐसे विकार हैं जिनसे बच सकते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, आजकल डस्ट एलर्जीज़ बहुत बढ़ गई, तो इसको रोकने के लिए नस्य बहुत अच्छी चिकित्सा। और ये मैं कह रहा हूँ कि डस्ट एलर्जीज़ जो मैंने एक नाम लिया, ये अभी इतनी आपको दिखने में बहुत सामान्य मिलेगी। लेकिन शायद हमारे पिताजी जब छोटे हुआ करते थे या कुछ हम में से भी जो ग्रामीण परिवेश से बिलॉन्ग करते हैं, वो जब छोटे थे तो मिट्टी में खेलते थे पहले। तो खेती का काम था हमारा पहले प्रमुख, खेतों में भी जाना तो उसमें मिट्टी डस्ट ये थे। अनाज की जो वो कटाई करते हैं उस टाइम पे जो डस्ट आती थी, उनको तो कभी नहीं हुई डस्ट एलर्जी। उनके कभी आपको ऐसे नहीं पता चला होगा कि छींकों की समस्या हो गई सुबह, पहले उनको जुकाम हो रहा है, नज़ला हो गया, पानी बह रहा है, सिर दर्द हो गया, ऐसे कोई उनको इश्यूज़ नहीं थे। रीज़न क्या था कि वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, अब प्रकृति से जुड़े हुए नहीं हैं। प्रकृति से अब हट रहे हैं, हाँ, हट रहे हैं धीरे-धीरे। तो हमें उसके खामियाज़े भुगतने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी अगर हम उन चीज़ों को लेकर के चलें, जो कि शास्त्रों में वर्णित, हमारी भारतीय चिकित्सा मूल पद्धति आयुर्वेद है, उसको लेकर के चलें, उसका अनुसरण करें, तो मेरे हिसाब से हम रोग मुक्त भी हो सकते हैं और जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो रोगी भी नहीं हो सकता। एक श्लोक है आयुर्वेद में, आयु कामनेन धर्मार्थ सुख साधनम और आयुर्वेद उपदेशु विधेय परमात्रा। यानी कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, उसको अचीव अगर आपको करना है, उसे प्राप्त करना है, तो आपको दीर्घ आयु की आवश्यकता है और एक स्वस्थ आयु की आवश्यकता है। ये तब पॉसिबल है जब आयुर्वेद उपदेशु विधेय परमादर है, यानी आप आयुर्वेद के जो उपदेश हैं, उनको विधिवत परम आदर के साथ आप उसको स्वीकार करें और उनका अनुसरण करें। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में पंचकर्म और आयुर्वेद में उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक। तो सर मैं बेसिकली अगर मैं मेरी डेली रूटीन में अगर पंचकर्मा को लाता हूँ, तो मतलब फिज़िकली और मेंटली मुझे क्या इम्प्रूवमेंट्स मिल सकते हैं? देखो, आप अगर लेके आते हैं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि वो चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही मतलब लगने लग जाएँगी। आप भी फ़ील करेंगे और सामने वाला भी फ़ील करेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यानी आयुर्वेद मेरे को ऐसे लगता है कि या पंचकर्मा एक ऐसी पद्धति है, जो ये कह रही है और एकमात्र पद्धति है शायद जहाँ तक मुझे लगता है, जो कह रही है कि हम रोगी को तो ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन जो एक हेल्दी पर्सन है, एक स्वस्थ मनुष्य है, उसको हम बीमारी नहीं होने देंगे। बॉडी का मेंटेनेंस। बॉडी की मेंटेनेंस होगी। हाँ, हाँ, हाँ। फिर आपने बात की कि फिज़िकली तो मेरे को ये फ़ायदा हो मेंटलिटी मेरे को क्या है स्टेबल आपका मन इतना ज़्यादा एकाग्र होगा, इतना ज़्यादा आपकी बुद्धि प्रवीण होगी हाँ, हाँ। कि आप किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से करने में सक्षम हो। हाँ, हाँ, हाँ। तो जितनी ज़्यादा आपका कार्य दक्षता से आप करेंगे, हाँ, प्रवीणता से आप करेंगे, उतने ही अच्छे उसके परिणाम आएँगे। हाँ, हाँ, हाँ। ज़ाहिर-सी बात है कि जो आज आप 1 घंटे में कार्य कर रहे हैं, हो सकता है वो 15-20 मिनट में आपके लिए संभव संभव हो जाए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ योग से, प्राणायाम से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से, ये सब इसी से ही संभव है। सही बात है। इसको मैं आपको थोड़ा-सा और ब्रीफ़ कर दूँ, हाँ, हाँ। 5 चीज़ों से पंचकर्म चल रहा है। हुँ। मैं आयुर्वेद की एक शाखा है, नो डाउट। मैं कह रहा हूँ 5 चीज़ों से आयुर्वेद भी चल रहा है। अच्छा। हम अभी तक क्या सोच रहे हैं कि हमने चूर्ण ले लिए, काढ़े ले लिए हाँ, हाँ, हाँ। और कुछ ये औषधियाँ ले ली, हुँ, हुँ। सर्दी आ गई च्यवनप्राश खा लिया, हमने आयुर्वेद को ले रखा है हाँ, साहब हाँ, ने हाँ, जीवन। हाँ। नहीं साहब ऐसी पूरी बात आप मानो, उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी आहार हाँ, हाँ। और विहार। अच्छा। यानी किस तरह का आपका भोजन होना चाहिए, किस तरह की आपकी विहार दिनचर्या में आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाइट, हाँ, हाँ, दूसरा आपकी दिनचर्या है, हाँ, कब आपको सोना है, कब आपको उठना है। हाँ। ब्रह्म मुहूर्तो उत्तिष्ठते स्वस्थो रक्षार्थमायुष जो अभी अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं ना सवेरे 5 बजे का हाँ, कर हाँ, रहे हैं। हाँ। मैं आपको आज चैलेंज देके जाऊँगा, आज पूरे दिन में आप उसको फ़ील करना कि आपको कैसा ब्रह्म मुहूर्त में उठना बताया गया है।
शास्त्र से कि हमें उठना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को उठना चाहिए। तो आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। तीसरा योग और प्राणायाम, अच्छी एक्सरसाइज़ हो, अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ हो, अलग-अलग आसन जो हमारे बताए गए, किसी प्रशिक्षित योगाचार्य के अंडर में आप उसको करना स चौथे नंबर पे आती है पंचकर्म, नेचुरोपैथी, ये भी इसी का भाग, जिसमें बॉडी को अलग-अलग तरीकों से हम शुद्ध कर रहे हैं और रोगों को आने ही नहीं दे रहे हैं या रोग हैं तो उनको भगा रहे हैं। और 5वें नंबर पे आती है मेडिसिन्स, यानी आपने शोधन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में आपने कुछ ऐसी मेडिसिन स्पेसिफिक ली, जिससे वो दोबारा नहीं हो रही हो, तो रिकरेंसी खत्म। ये 5 चीज़ों का जब आप संकलन करेंगे, तब जाकर के आप प्रॉपर आयुर्वेदा को फ़ॉलो करेंगे और उससे आपको फिज़िकल मेंटालिटी इतनी अच्छी मिलेगी ना, जिसकी आप कोई हद नहीं। बट सर अधिकतर क्या होता है कि जब भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम लेते हैं, तो अगर आपने सुना हो हमारे आस-पास वाले सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी किसी के पास बात कर रहे हैं कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने जा रहा हूँ, तो लोग अक्सर क्या बात करते हैं कि आयुर्वेदा बहुत धीरे काम करेगा, तो ऐसा क्यों है? देखो, मैं ये मानता हूँ कि आयुर्वेदा स्लो वर्क नहीं करता है, अच्छा। जैसे पंचकर्म है, हाँ, ये हाँ। त्वरित गति से काम करेगा। अच्छा। थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है जो मैं अब आपको कहने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा किसी पैथी को लेकर के कोई विरोध नहीं ओके। और एलोपैथिक से भी नहीं है मेरा। हाँ, वो अपने तरीके से उसको ठीक कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि फ़ास्ट एक बोलचाल में आ गया कि यार जल्दी जाना है, इमरजेंसी में ठीक होना है, फटाफट हमें एलोपैथिक को पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी साइंस है, कर रही है अपने तरीके से अपने मरीज़ों को ठीक। ठीक है जी, हाँ। मैं आपको ये कहता हूँ, आज से कुछ वर्षों पहले, ज़्यादा पुराने मत जाइए, 100 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले वॉर्स होती थी, युद्ध होते थे, उसमें घायल भी होते थे। उस समय कहाँ टिटनेस इंजेक्शंस लगते थे, नहीं लगते थे। नहीं लगते। उस समय कहाँ सर्जरीज़ होती थी और इतनी हाई टेक तो शायद नहीं होती थी। फिर भी लोग बचते होंगे, हाँ। अगले दिन युद्ध के लिए भी जाते जाके होंगे, हाँ। ठीक है। हाँ। और रामायण में भी वर्णित है हाँ, कि हाँ। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी, हाँ, हाँ। स्वयं बालाजी महाराज गए थे हाँ, हाँ। संजीवनी बूटी ले आने के लिए। हाँ। वो उस समय की जो औषधियाँ थी, हाँ, हाँ। उन्होंने ही प्राण बचाए। हाँ। वर्तमान में भी कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, जो प्राण बचा रही, ठीक है। हाँ। दूसरा, पॉइज़न का कोई केस आ गया, हुँ, मानिए कि किसी ने पॉइज़न ले लिया, हुँ, हुँ, अपन फटाफट उनको हॉस्पिटल लेकर के गए, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे? स्टमक वॉश करेंगे, हुँ। कि जो ज़हर अंदर पी लिया है उसने, उसको निकाल उसको दें। बाहर निकालें। हाँ। स्टमक वॉश करो जी फटाफट। हाँ, तो हाँ, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि वमन और विरेचन, हाँ। दोनों से आमाशय साफ हो रहा है। हाँ, हाँ। उस समय महर्षि जो थे वो अपने तरीके से उसको कर करवाते आए थे। थे। आज के हाँ। परिवेश में डॉक्टर्स अपने तरीके से तरीके से करवा दें। मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं वो भी इस चिकित्सा सिद्धांत को तो फ़ॉलो कर ही रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और दक्षिण भारत में मैं कहता हूँ कि वो अपने उत्तर भारतीयों से ज़्यादा आगे गए आयुर्वेद को लेकर। उन्होंने अपनी चिकित्सा की पद्धति को नहीं भूले, हाँ, हाँ, हाँ। उस लेगेसी को वो लेकर के आगे लेके चले। इसलिए अ, उत्तर भारत के जो लोग हैं, बहुत से ऐसे रहते हैं जो दक्षिण भारत जा रहे हैं, हाँ, केरल जा रहे हैं, हाँ, हाँ, कोट्टकल जा रहे हैं। हाँ, एक उडुपी में कॉलेज है, हसन कॉलेज, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से हाँ, उस और ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं। हाँ, हाँ, वहाँ से सीख कर के इधर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, जयपुर में अपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, हाँ। जो मैं कहता हूँ कि भारत में अगर देखा जाए शायद तीसरे नंबर का अव्वल दर्जे का है ये संस्थान आयुर्वेदा। यहाँ पे बहुत से ऐसे रिसर्चेज़ चल रही है और जिन पे काम भी हो रहा है। तो इमरजेंसी ड्रग्स में भी ये लोग अभी वर्क कर रहे हैं धीरे-धीरे। और मैं ये मानता हूँ कि अपनी जो पुरानी जो ऐसे जो फ़ॉर्मूलाज़ थे, जिनको हम लोग कहीं न कहीं उनसे पिछड़ गए या भूल गए, उन पे रिसर्च हो रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इमरजेंसी में आयुर्वेदा को लोग प्रायोरिटी देने लग जाएँ। ठीक है, तो मैं तो ये मानता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। एक उदाहरण आपको और देता हूँ कि आपको अगर सिर दर्द है, ठीक है, या दाँत का दर्द है, तो हम लोग क्या करते हैं कैटरॉल डीटी एक टैबलेट आती है। जो दाँत के दर्द में बहुत से डेंटिस्ट बताते हैं उसको कि आप इसको दो, तो डिज़ोल्व करके उसको मुँह में आप करके उसका यूज़ बताते हैं। उसको इनटेक से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। मैं ये कहता हूँ कि उस समय लौंग के तेल का भी यूज़ बताते हैं। अच्छा। उसमें यूज़ेनॉल के नाम से यूज़ेरॉल या यूज़ेनॉल मैं करेक्ट कर दूँगा अभी थोड़ी देर में आपको। और वो उसमें केमिकल पाया जाता है, जो दर्द निवारक बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा दर्द निवारक है। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसके बारे में कि आप गूगल पे डालिए लौंग का एक्टिव केमिकल क्या है? नहीं लौंग में एक्टिव केमिकल नहीं है। अच्छा, आपको उसपे वो दिखाएगा और बहुत अच्छा दर्द निवारक है। तो आपका जो एसाइक्लोफेनिक या टाइक्लोफेनिक पीसीएम का जो योग काम कर रहा है, उसके बराबर में या उससे कुछ अच्छा ही काम कर रहा है। लौंग को ऐसे बताते हैं कि आप किसी पत्थर पे घिसिए या फिर आपके सिर दर्द जो मैंने अब आप वहाँ पे उसको हल्का-सा रब करो, तो उससे भी आपका पेन खत्म होने लग जाता है। हाँ, हाँ, मैंने भी सुना है पहले कि गाँव से कि दादी और ऐसे बोलती थी कि लौंग को घिस के और ऐसे करते हैं तो हाँ, पेन खत्म हो जाएगा। हाँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। खाँसी में भी अभी अपन देखते हैं कि कह देते हैं गाँव वाले तो अभी भी बहुत से इसको फ़ॉलो करते हैं कि ताड़ के नीचे लौंग का फूल तोड़ के रगड़ लो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो जैसे हल्दी का कुछ बना के वो खा लिया जिससे हाँ, खाँसी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें अपना आयुर्वेद और लोग पहले भी इसको फ़ॉलो कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, एलोपैथिक बहुत आगे निकल गई, को बढ़ावा भी मिला क्या और मैं तो ये कहता हूँ कि आज से 10 साल या 20 साल पहले एक ट्रेंड सेट हुआ कि जो लोग आयुर्वेदा को फ़ॉलो कर रहे हैं, दे आर बैकवर्ड पिछड़े हुए लोगों का विज्ञान। आयुर्वेदा। हाँ, ऐसा लोग मानते थे, अच्छा। ठीक है? और अब वर्तमान में जो ज़्यादा शहरीकरण जहाँ हो रहा है, वहाँ ज़्यादा आयुर्वेद फैल रहा है। हाँ, अब अब बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ प्रायोरिटी मिल रही है। लोग अभी जिम से ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं योगा करना। हाँ, वो कर रहे हैं क्योंकि उनको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। जिम में आपको फ़िज़िक हो सकता है बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन जो मन की शांति वो जिम में नहीं, नहीं मिलेगी, वो आपको योग से ही मिलेगी। वो योग से मिलेगी, वो प्राणायाम से मिलेगी। तो एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा सूदिंग होता है और काम होता है कि आदमी जाते ही फ़ील अच्छा करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि स्लो प्रोसेस नहीं है और जैसे मैंने आपको बताया पंचकर्मा, आप उसको करवाइए, बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अभी एक उदाहरण आपको देता हूँ, नी ट्रांसप्लांट के बहुत से केसेस चल रहे हैं। हाँ, नहीं तो बहुत कॉमन हो गया है। तो क्या कहते हैं डॉक्टर्स कि साहब ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, वो उनकी विद्या है, वो उनका विज्ञान है कि वो अपने मरीज़ को उस तरीके से आराम दे रहे हैं। मेरा उनसे मतविरोध नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहीं पंचकर्म में आप आइए, आपको जानुबस्ती कराई जा रही है, आपको पत्र-पोटली कराई जा रही है, कुछ औषधियों का लेप किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भी आपकी घुटनों की लाइफ को बढ़ाया जा रहा है और ऑपरेट को आप कुछ हद तक टाल भी रहे हैं। और ऐसा मैं बहुत से पेशेंट्स में हमने करके देखा है कि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें आ रहा है और ज़्यादा नहीं 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन बस इतने दिन। 15 से 20 दिन तक आप उसको आप कंटिन्यू उसको रखिए। कंटिन्यू करिए हाँ, हाँ, और हाँ। बाद में ऑयलिंग आप अपने घर पे भी करिए। पेशेंट्स को अवेयर भी करवाते हैं और सबसे अच्छी बात क्या है कि आयुर्वेदा या पंचकर्मा है ना आपको डूज़ एंड डोंट्स बताता है कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। स्लो नहीं है, अच्छा है। हमें अपेक्षा है कि हमें तुरंत चाहिए। तुरंत चाहिए। हम प्रकृति से आगे निकल रहे हैं। कोई भी चीज़ सडन नहीं होती नहीं होती और है। साइंस तो ये कहती है कि जिसका एक्शन तेज़ होता है उसका रिएक्शन भी तेज़ होता है। सही बात है सर। तो अब अपने ऊपर चुनाव है कि हम कैसे करें। कैसे कर सकते हैं। तो पंचकर्मा और एलोपैथी जो है, इनकी मेडिसिन्स को या इनके ट्रीटमेंट्स को पैरेलल रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते बिल्कुल रख सकते हो। बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी क्रियाएँ हैं जिनको हम लोग साथ में लेके चल सकते हैं। उसमें कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। मान लीजिए किसी को फ्रोज़न शोल्डर है, हाँ, हाँ, हाँ। अब वो किसी फिज़ियोथेरेपी में जा रहे हैं हाँ। या कोई पेन किलर मेडिसिन्स खा रहे हैं या मसल रिलैक्सेंट ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि आप उसमें पत्र-पोटली करवाइए, ग्रीवावस्थी करवाइए, पैरेलल चलने दीजिए उन चीज़ों को। इसमें मरहम के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको आप प्रेस करवाइए और इन सारी चीज़ों के साथ हम इसको आगे लेके चल रहे हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आ रहे हैं। संधिवात ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी मैंने आपको उदाहरण दी, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है उसका। किसी को गैस्ट्राइटिस की शिकायत है ना? और बहुत छोटी-छोटी है तो मैं आपको डिज़ीज़ बता रहा हूँ, मेजर में तो है ही। बहुत छोटी-छोटी में जो हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। बस्ती चिकित्सा करवाइए। किसी तरह का आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स चल रहे हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे शुगर हो, चाहे फैटी लिवर हो, चाहे आपको हेपेटोमेगाली हो, हाँ, तो उसमें बस्ती चिकित्सा बहुत अच्छा काम कर डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये इनको पैरेलल आप लेके चलो। किसी को अल्प्राज़ोलम खा रहे हैं, क्लोंज़ेपाम खा रहे हैं, नींद के लिए बेचारे ले रहे हैं। कह रहे हैं कि आप साथ में उनको शिरोधारा करवाइए ना। तो पंचकर्मा में सबसे बड़े मिथ्स क्या हैं जो लोगों में अभी फैल रहे हैं? वो सबसे बड़े मिथ्स में जो मैंने अभी तक
देखे हैं, वो पहली चीज़ तो ये है कि लोग इसको लेकर के काफ़ी भयभीत रहते हैं कि आपके प्रोसीजर्स इतने डेंजरस लगते हैं कि आप किसी को वोमिटिंग करवा रहे हो, है ना? आप किसी को लूज़ मोशंस लगवा रहे हो, वमन और विरेचन। तो इससे कहीं बॉडी डिहाइड्रेट तो नहीं हो जाएगी, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस तो नहीं बन सकती हैं, मस्ती कर रहे हैं तो कोई बहुत पेनफुल तो नहीं है और किसी को आप नस्य कर रहे हैं, आप किसी की नाक में अगर कोई किसी को वैसे बताएँ कि साहब हम इसमें ऑयल की ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो सर ये सिर में तो नहीं चला जाएगा, गले में तो जलन हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, मेरे को तो देख के डर लग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उस पे ट्रस्ट करना चाहिए। और ये किसी आप प्रशिक्षित जो आयुर्वेदाचार्य हैं या जो ऐसे पंचकर्मा केंद्र हैं जहाँ प्रोफेशनल्स ही वर्क कर रहे हैं, उनके अंडर में अगर ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। और मिथ्स में एक और सबसे बड़ा मिथ है जो लोग कह रहे हैं कि बहुत कॉस्टली आपका ट्रीटमेंट होता है। तो मैं आपको बताऊँ, सब सेंटर्स की अपनी-अपनी रेट ऑफ चार्जेज़। नो डाउट मेडिसिनल से ये थोड़ा-सा कॉस्टली हमें पड़ता है। लेकिन अगर एक बार हम इसको बेयर करें, बहुत ईज़िली आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को आप फ़ील कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप डिज़ीज़ फ्री हो सकते हैं। अगर इसको रूटीन में आप अपने साथ रखते हैं या वन्स अ मंथ या ऑन टाइम जो अभी अपन ने डिस्कस करा कि ऋतुओं पे हमें इसको देखना चाहिए। हो सकता है आपको कभी मेडिसिन्स की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि टाइमली आपका शोधन हो रहा है, शोधन की क्रिया है। आपके शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको इसमें। तो ऐसा भी होता होगा कि पंचकर्मा में मतलब कुछ लोग होते होंगे जिन्हें नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ होता है कि इसमें हाँ, सभी लोग लगा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा रहता है कि कुछ स्पेसिफ़िक लोग हैं जिनको हुँ, नहीं कराना चाहिए। 2 तरीके से इसको आपको बताता हूँ। पहली तो जो आम बोलचाल में है, हालाँकि ये भी शास्त्रोक्त ही है। जैसे बालक, गर्भिणी, जो प्रेग्नेंसी जिनको चल रही है, रजस्वला जिनको मेंस्ट्रुएशन अभी चल रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं, वृद्ध, बहुत ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं, उनको हम लोग नहीं करवा सकते। फिर उनमें हम जो बुज़ुर्गों के लिए जो छोटी क्रियाएँ हैं, जानुबस्ती है, कटिबस्ती है या बहुत स्नेहन की जो क्रिया है, बाह्य स्वरूप से एक्सटर्नल जो स्नेहन होता है वो हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। ये तो हो गई एक आम बोलचाल में। इसके अलावा शास्त्रों में जो इसका वर्णन मिला, तो उसमें चरक ने बहुत अच्छा इस पे बोला कि अ, वे लोग जो चिकित्सक की बातों को नहीं अनुसरण करते, उनकी आप चिकित्सा ना करें, पंचकर्मा करें। दूसरा अपरिचारक वाले, परिचारक यानी कि जो आपके अटेंडेंट्स हैं, जिनके पास में उसका अभाव है, उनको आप अवॉइड करें, क्योंकि पीछे से उनका टेक केयर कौन करेगा? आप जब वो घर जाएँगे, उनकी टेक केयर कौन करेगा? पंचकर्म बहुत आवश्यक है। मैं आपको आगे इसमें डिटेल और दूँगा क्यों ऐसा कहा है ये। तो अपरिचारक वाले, तीसरा कहा गया चंड, एक शब्द उन्होंने प्रयोग करा चंड। चंड वे लोगों को उन्होंने संबोधित करा जो अपनी सीमा से ज़्यादा अत्यधिक साहस करते, यानी सीमा से परे जाकर के जो अपना कार्य करते। जैसे मेरी एक लिमिट है कि सर मैं इस टेबल को उठा लूँ। लेकिन आप कहें कि सर आप इस टेबल को, इस चेयर को और इस चेयर को और आपके समेत मुझे उठा लो। तो मैं कहूँगा सर ये पॉसिबल नहीं। इतनी लेकिन कैपेसिटी। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे साहसी लोग होंगे, नहीं मैं इसको भी उठा लूँगा, आपको भी उठा लूँगा, इसको भी दे लूँगा। हाँ, हाँ, मैं कर लूँगा। तो ऐसे जो साहसी लोग हैं, उनके लिए मना करा गया है, जिनका मन टिकता नहीं है ना? जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनके लिए मना करा गया। तीसरा, जो अरिष्ट लक्षणों से युक्त, अरिष्ट लक्षण वे जो मृत्यु सूचक लक्षण कहे गए, अच्छा, जैसे कि जैसे कि बिल्कुल मरणोपरांत की स्थिति में और उनके सारे मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हो चुके, पेशेंट बेड रिडन हो गए। अब इस कंडीशन में अपन उनको कहें नहीं हम अब आपका पंचकर्म करेंगे, हाँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ऐसे उन्होंने कुछ बताए कि जिसमें हमें अवॉइड करना चाहिए और साथ-साथ में अब लोगों के आपके कमेंट्स भी आ सकते हैं कि साहब आयुर्वेद का फिर हुआ क्या? आपने तो पंचकर्म भी नहीं करा तो फिर हुआ कि उसको आप कैसे कहते हैं कि हम तो लास्ट तक फाइट करते हैं, है ना? जो मेडिकल साइंस की भाषा है। तो मैं कहूँगा कि उसमें फिर दूसरे कुछ अलग पैमानों में कार्य करना देखना पड़ेगा, कि उसमें पंचकर्म क्योंकि बलपूर्वक इसमें की जाने वाली ये चिकित्सा पद्धति है। पेशेंट का बल, सत्व, उसका मन किस कंडीशन का है ना? ये देश, काल,
परिस्थिति, प्रकृति, इतने सब चीज़ों का जब हम लोग संकलन करते हैं ना और पेशेंट को क्या बीमारी है, किस स्तर की बीमारी है, उसके अनुसार फिर उसको पंचकर्म दिया जाता है। ये सभी के लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लोग ये जो बताए गए, इनको अवॉइड हमें करना करना चाहिए। चाहिए। पंचकर्म में मतलब ऐसी कौन-सी क्रिया है जिसे लोग जब भी आपके पेशेंट्स आपके पास आते हैं और ऑन टाइम उसे करवा रहे होते हैं तो उनको बड़ा अच्छा फ़ील होता है उसी टाइम पे? सबसे अच्छी तो लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है शिरोधारा में। अच्छा। सेकंड क्योंकि बहुत जब पेशेंट लेटते हैं शिरोधारा के टेबल पे और उनकी शिरोधारा समाप्त होने के बाद जब वो उठते हैं, बहुत ही अलग उनका नज़रिया होता है, उनके वे ऑफ एक्सप्रेशंस अगर आप देखें, भाव-भंगिमा बहुत अलग होती है उनकी। अच्छा। और जैसा उनका फीडबैक मिलता है, कुछ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करे, नवीन निरोगम के नाम से। उसपे हमने कुछ पेशेंट्स के फीडबैक्स को शेयर करा, लोग उसपे भी उसको जाके देख सकते हैं। पहला तो शिरोधारा, सेकंड नंबर है अभ्यंग और स्वेदन। अभ्यंग यानी आपकी बॉडी पे मसाज करना, अलग-अलग मेडिकेटेड ऑयल्स को यूज़ करके और बड़ी टेक्निकल वे में वो करी जाती है। उसके बाद में स्वेदन की क्रिया यानी स्टीम आपको देना और इसमें भी नॉर्मल पानी की हम लोग स्टीम नहीं रिकमेंड करते। जड़ी-बूटियों के काढ़ों से उसकी भाप दी जाती है। उससे पेशेंट बहुत ही रिलैक्स फ़ील करते हैं। बहुत अच्छा उनको अनुभव शिरोधारा में क्या करते हैं मतलब किस तरीके से प्रोसेस होता है शिरोधारा का? बेसिकली आपने इसका बहुत जगह पे चित्र में भी आपने देखा होगा या कई जगह आपने पोस्टर्स ऐसे देखे होंगे जिसमें पेशेंट या कोई भी रोगी को लेटा हुआ है और ऊपर उसके शिरोधारा चल रही होती है। पॉट अच्छा, होता है वो जो ऊपर रखा हुआ जो होता है और उसपे फ़ोरहेड पे आपकी हाँ, टिप धारा चल रही हाँ, होती है। हाँ। तो ये बेसिकली शिरोधारा होती है। इसका आपको बहुत कम शब्दों में कहूँ तो एक ऐसी साइंटिफिक क्रिया है जो आपके मन के स्तर के साथ-साथ आपकी पूरी बॉडी में उसका काम होता है। और साइंटिफिक इसलिए कहूँगा कि इसमें एक सर्टेन हाइट को मेंटेन करते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि 3.5 से 4 अंगुल का आपको गैप रखना चाहिए अपने फ़ोरहेड से और उस शिरोधारा के नोज़ल के बीच में। अच्छा। उसको मेंटेन करके जब आप एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित स्पीड के साथ कोई भी द्रव्य आप नीचे की तरफ गिराते हैं, वो उनमें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मेडिकेटेड ऑयल्स भी होते हैं, मेडिकेटेड काढ़े भी होते हैं, मेडिकेटेड दूध भी हो सकता है ना? पेशेंट की प्रकृति और व्याधि के अनुसार। वो जब आप नीचे की तरफ जैसे ही गिराते हैं, तो ऊपर जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट अच्छा। और वो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही आपके फ़ोरहेड को टच करती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आपके ब्रेन में जाती है और ब्रेन में जाके नर्व इम्पल्सेस को कन्वर्ट कर नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट होकर के न्यूरॉन्स के थ्रू पूरी बॉडी में आपके चैनलाइज़ होना शुरू हो तो कर क्रिया आ रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्ट पूरी बॉडी में आ रहा है। नंबर 2 इसमें जो भी औषध द्रव्य यूज़ करा जा रहा है, डिकोटोन का है, तो उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से स्लाइटली रेज़्ड होता है, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ होता है, जिससे हमारी यहाँ की जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं, वो हल्की-सी डायलेट होती है और डायलेट होती हैं तो एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड का फ्लो होता है। अगर रक्त का प्रवाह जितना ब्रेन को चाहिए उतना उसको मिल रहा है, तो उसी रक्त में आपको हेमोग्लोबिन मिलता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो फ्रेश ऑक्सीजन आपके ब्रेन को मिलता है, तो अच्छी नई सेल्स की डेवलपमेंट हो रही है और उतना ही दिमाग हमारा तरोताज़ा होगा। जब पेशेंट उठता है तो बहुत अलग लेवल पे वो बहुत अच्छा उनको लगता है। वो मतलब ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा डीप साइंस है जैसा भी आपने बताया कि शिरोधारा गिर कहाँ रही है? फोrehead पे मस्तक हाँ, मस्तिष्क मस्तिष्क पे। बट पूरी बॉडी के अंदर उसका फ्लो बन रहा है, एनर्जी पूरी बॉडी में फ़ील हो रही है। और मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो आयुर्वेदा के बहुत से सेंटर्स वो लोग भी कर रहे हैं शिरोधारा। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा और कि आप शिरोधारा कभी करवाएँ। अधिकांश क्या करते हैं कि पेशेंट जैसे ही जाते हैं, उनको लिटाया जाता है और शिरोधारा चालू कर दी। लेकिन हम लोग अभी इसमें किस तरह से काम कर रहे हैं, पेशेंट जैसे आ रहे हैं, सबसे पहले उनको प्राणायाम हम करवा रहे हैं। अच्छा, पहले योग वगैरह हाँ, करवा रहे हैं। छोटा-सा वो प्राणायाम क्रिया करवाते हैं, छोटा-सा ध्यान करवाते हैं। और उनको फ़ील कराते हैं कि आप स्वयं में स्थित होने की कोशिश करें। आप स्वयं से स्वयं को जोड़ने की कोशिश करें। मेडिटेट करें। साथ में जो आपकी बाहरी जो दुनिया है, उसमें प्राकृतिक चीज़ें कौन-सी, उनसे आप कनेक्ट करना शुरू बहुत बेसिक कहूँ कि अपने श्वास पर ही लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, आप 24 घंटे में आपको
दिन सा रहेगी। अपनी ब्रीथ कितनी चल रही है, कैसी स्पीड में चल रही है, हमें नहीं पता, नहीं पता है। है ना? तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि उनकी श्वासों पर प्राणायाम कराया जाए। प्राणायाम यानी आपकी श्वास पर ही काम हो रहा। तो उसमें पेशेंट को सबसे पहले स्थिर करा जाए, उसके बाद में शिरोधारा करी जाए। क्योंकि जिस भाव में आप लेट करके शिरोधारा करवा रहे हैं, वही के वही भाव आपकी पूरी बॉडी में चैनलाइज़ हो रहे हैं। वो उसी का बन रहा है। तो जैसा आप सोच रहे हैं ना, वो वैसा यही ही फ्लो वो चल रहा है। वही चल रहा है। शिरोधारा से पहले आप थोड़े से शांतिमय होकर के फिर और ईश्वर का ध्यान करके या आप प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें, श्वासों पर काम करें, उसके बाद शिरोधारा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। जो लोग 10 सेटिंग्स में जिनको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, हो सकता है पहली दूसरी में भी इन्होंने बीच में बन रहा है। तो मतलब कितनी सिटिंग्स वगैरह होती है? क्या टाइमिंग होता है इसका? सर लगभग 1 से सवा घंटा लग जाता है शुरू। अच्छा, शिरोधारा में। कई बार देखा गया कि 45 मिनट्स में लोग फ्री कर देते हैं, 5 टू 50 मिनट्स में। लेकिन अगर हम लोग उसमें प्राणायाम और ध्यान को ऐड करते हैं, तो 1 घंटे से कई बार ऊपर का ही समय लग जाता है। मिनिमम 1 ऑवर हमें लगता है। ये प्रॉपर इसकी प्रक्रिया। मतलब आज तक आप कितने टाइम से इसमें हो, पंचकर्मा इतने टाइम से आप कर रहे हो। कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया हो या कोई ऐसी पेशेंट स्टोरी आपके पास हो जो कि आपको हमेशा ऐसे टच करके गई हो कि वो हमेशा याद है वो आपको स्टोरी? यार जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वो पेशेंट आपको याद आ जाता है या वो स्टोरी आपको याद आ जाती है? हाँ, बहुत से ऐसे संस्मरण हैं, बहुत से ऐसे अनुभव हैं, जो बिल्कुल मेरे हृदय के करीब है। बहुत बहुत ही हैं, लेकिन उसमें से अभी हाल-फिलहाल में ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद महीने 2 महीने पुरानी बात हो। एक बुज़ुर्ग दंपत्ति मेरे पास आए और उनका मकान यहाँ शिप्रापत पे ही, कटारिया होटल के नज़दीक में उनका मकान है। पारिक साहब नाम है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने आकर के कहा कि मेरी श्रीमती हैं और उनके घुटनों में तकलीफ़ है और वो चल नहीं सकती हैं, यहाँ आ नहीं सकती हैं और उनका वज़न भी ज़्यादा है। तो आप एक बार जैसे-तैसे हो सके तो एक बार देख लीजिए। तो मैंने उनको कहा कि आप कोशिश करो कि उनको ले आओ, आप कार से ले आओ, मैं बाहर जाके देख लूँ। सीधी बात कहूँ तो मेरे पास समय की कमी है और मैं ध्यान नहीं दे रहा। मेरी गलती आप कह सकते हैं उसको, ये मेरा टालने का कोशिश कर रहे थे आप? हाँ, टालना भी नहीं, मैं ये चाह रहा था कि वो खुद आ जाए। अच्छा, वो आप चाह रहे ये रहते कि वो खुद आ खुद आ जाए, जाए आगे से अपने आ पास हैं, तो यहीं से आ जाएँगे तो मैं देख लूँगा, हाँ। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा कि आप ले आओ, तो उन्होंने कहा कि बेटा अब वो आ नहीं सकती हैं, आप एक बार टाइम निकालो। पता नहीं उनकी बात में इतनी आत्मीयता लगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं मेरे को आप 2 दिन का समय दे दो 2 दिन में मैं आपके पास आ जाऊँगा क्योंकि इतनी मतलब कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग संकट नहीं था कि अभी नहीं पहुँचे तो अभी अनहोनी हो जाएगी। तो मैंने कहा मेरे को 2 दिन का टाइम। उनका मेरे पास में शाम को फ़ोन आया, बेटा परसों का टाइम आपने बोला। फिर अगले दिन आया, कल का टाइम ऐड हो रहा है। मैंने कहा यार जाना पड़ेगा, जाना चाहिए और मैं गया। तो उनके घर में उनकी पुत्रवधू भी हैं, वो भी बेचारी टेक केयर करती हैं उनकी। और उनके सुपुत्र जो हैं वो किसी कार्यवश बाहर नौकरी करते हैं, वो वहाँ नहीं थे। तो वो जो अंकल जी थे, दादाजी, वो उनको लेकर के माताजी को और बिठा रहे थे, कर रहे थे। उनके प्रति मैंने देखा था कि इतना आत्मीयता का भाव अपनी जीवन संगिनी को लेकर के। नहीं तो मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जो कहते हैं कि भगवान उठा ले। हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमें ना बैठने देते हैं, ना उठने देते हैं, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब। लोगों लेकिन इनके घर में ऐसा माहौल नहीं देखा। अच्छा। हाँ, उनको वो बिठा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। मैं गया, माताजी से बात करी मैंने, वो सुनने में भी उनको असमर्थ था। अच्छा, थोड़ी देर मेरे को समय लगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत अच्छा उनसे कनेक्ट करने लगा। मैंने उनको बोला कि मैं ये कुछ मेडिसिन्स आपको दे रहा हूँ, आप एक बार 7-8 दिन ये दे के देखो, क्या रिस्पॉन्स आता है। और अपने आयुर्वेद की दवाइयाँ मैंने 7-8 दिन बाद उसका फ़ोन आया कि बेटा इसमें 10-20% मेरे को गुंजाइश लग रही है, अच्छा रिलीफ़ है और क्या कर सकते हैं? थोड़ा-सा मेरा भी मनोबल बढ़ा। मैं वापस गया तो मैंने कहा कि आप इसमें पंचकर्म को इन्वॉल्व करो। जैसे-तैसे उन्होंने वो भी करवाना शुरू करा और 10 दिन बाद में मेरे को फिर उन्होंने बुलाया कि आप एक बार आओ। अब वो पूरी बात नहीं बोल रहे कि क्या बैठ रहे हैं। मैंने बोला कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नहीं आप एक बार आ जाओ। अब मैं इस टेंशन में गया कि पुला पॉज़िटिव वे में रहे या नेगेटिव वे में बुला रहे हैं। है ना? तो मैं गया वहाँ पे और
दोनों वो जो बुजुर्ग दंपति थे यूँ हाथ जोड़ कर के प्रणाम कर रहे थे, "ये बेटा बहुत आपकी आभार है।" मैंने कहा, "आप किन शब्दों से मुझे अलंकृत कर रहे हैं? हाँ, हाँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ। हाँ, आपके बेटे से भी बेटे की उम्र का हूँ। हाँ, तो आप हाथ यूँ नहीं बल्कि आप हाथ यूँ यूँ करो, करो, हाँ, आशीर्वाद सही। आप दो मेरे को।" हाँ, 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 बहुत खुश हुए और उन दोनों की आँखों में आँसू थे और बाद में मेरी भी आँखों में आँसू। हाँ, उनसे इतना हार्डली कनेक्शन बैठा। अब और जयपुर में मैं आपको बताऊँ लगभग 50 से 60 ऐसे पेशेंट्स हैं, जिनके अच्छा, साथ अब मेरे व्यक्तिगत घरेलू संबंध हो चुके। हाँ, आए वो एज़ अ पेशेंट थे, हाँ, हाँ, मैं उनसे मिला एज़ अ चिकित्सक था, हाँ, लेकिन अब एकदम फैमिली जैसे हमारे टर्म्स हाँ, हो गए। तो मुझे बहुत से ऐसे संस्मरण हैं, लेकिन ये एक ऐसा था जो अभी हाल-फिलहाल में घटित हुआ था। नहीं तो बहुत मेरे अच्छा दिल के सर, बहुत करीब। बहुत अभी भी उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं कि ध्यान रखा करो, खाना-पीना समय पे किया करो। हाँ, मतलब एक पेरेंट्स की जैसे आपको पेरेंट्स की हाँ, गाइड गाइड कर रहे हैं। कर रहे हैं आपका। हाँ, नहीं बहुत अच्छा सर अगर आप ऐसा कर रहे हो, मतलब एक बहुत अच्छा फ़ील करा रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, बहुत सही है सर वो। मुझे ये लगता है कि शायद आयुर्वेदा एक ऐसी पैथी है हैं, हैं। या पंचकर्मा में एक ऐसी पैथी है। देखो आयुर्वेदा में क्या है कि दर्शन, स्पर्शन और कृष्ण अच्छा। परीक्षाएँ बताई। हुँ, वैसे हुँ। तो बहुत सी हैं, दशविधय, षड्विधय बहुत सी हैं, हाँ, हाँ, हाँ। पर ये 3 बेसिक 3 है। हाँ, हाँ। तो दर्शन में यानी आपको मैं देख रहा हूँ देखो। हाँ। कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती हाँ, है। हाँ। स्पर्शन में आपको टच करके फ़ील करना अच्छा। कि ये टेम्परेचर है कि नहीं है, हाँ, पेन हाँ। यहाँ है, यहाँ या स्वेलिंग तो नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ। आप उसको स्पर्श करके हाँ, देख रहे हैं। हाँ। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हुँ, हुँ। कब से है हुँ। और क्या दिक्कतें हैं, हुँ। है ना? हुँ, हुँ। और क्या खाया, क्या नहीं खाया, आपकी पूरी हिस्ट्री ली जा रही है, हाँ। प्रश्न में काउंट हो रही है। ये 3 चीज़ों से लगभग नहीं करे तो 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, एक मरीज़ पर, एक हुँ। चिकित्सक। अगर वो इन तीनों पे काम करेंगे तो। तो 15 मिनट के कन्वर्सेशन में है ना, मरीज़ धीरे-धीरे आपसे खुलना शुरू हो जाता है हाँ, और फिर वो अपनी बातें ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। बताते हैं। हमारे लिए फ़ायदा ये होता है कि जितनी ज़्यादा अच्छी आप इनकी हिस्ट्री लेंगे, हाँ। उतना ही अच्छा आपका डायग्नोसिस बनेगा हुँ। और उसके आधार पे उतना ही अच्छा आपका ट्रीटमेंट होगा। हाँ। तो ये आयुर्वेदा के प्रयास है। पंचकर्म में सारी थेरेपीज़ हमारे हाथों से हम करते हुँ, हुँ। हैं। आप किसी को स्नेहन कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। शिरोधारा कर रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं। कर रहे नस से कर रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं। किसी को वस्ती करवा रहे हैं, हाथों से करवा रहे हैं। है ना? किसी को औषधि आप दे रहे हैं, वमन विरेचन की हाथों से दे रहे हैं। तो उसके साथ है ना एक आपका भाव जुड़ बावजूद हैं। और जब आप किसी को अच्छे भाव से हुँ। कुछ चीज़ अर्पित कर रहे हैं और वो उसको उसी भाव से ले रहा है, तो आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग बनती है। हुँ। मैं ही देखता हूँ कि कई बार वो बॉन्डिंग इतना अच्छा काम कर जाती है, कि ये पता ही नहीं चला। बहुत साधारण सी औषधि दी थी हाँ। और इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। वो बॉन्ड ही तो है सर जब आप बोल रहे हो कि 50 से 60 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ मेरे पर्सनल कनेक्शन बन चुके हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वो है ही उसमें ऐसा कुछ कि भई 50-60 लोगों के साथ और वो भी पेशेंट्स क्योंकि वो एक तरीके से आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनको क्लाइंट की तरह ट्रीट करो बट ऐसा नहीं है। नहीं फैमिली कनेक्शन आपने बनाया है, बहुत सही है और सर। पता नहीं चलता कब बन जाता है। अब कोई भैया भी बोल देता है, कोई बेटा भी बोल देता है हाँ, हाँ। कि ब ब जो और थोड़ी आत्मीयता रखते हैं वो, "अरे! तेरे को कल बुलाया था, तू आया नहीं। आया नहीं, मैंने हाँ। तेरे को कितने फ़ोन करे।" तो वो अधिकार से वो हाँ, हाँ। तो लगता ही नहीं है कि ये कोई बाहर वाले हाँ, नहीं, नहीं सर बहुत सही है। अब इंडिया में आपको क्या लगता है कि आने वाले जो 5 साल है उसमें आयुर्वेद और पंचकर्मा क्या फ्यूचर होने वाला है? मैं कहूँगा कि आपको गोल्डन एजेस आने बल्कि चल ही रही हैं। अच्छा, शुरू हो चुकी शुरू हो चुकी हैं, इसका आरंभ हो चुका है और आने वाले समय में आप देखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत इसको प्रोत्साहन देना शुरू हुँ, हुँ, हुँ। अभी वर्तमान में मेरी एक पेशेंट है, एसबीआई बैंक में है वो। अच्छा। तो आरबीआई की गाइडलाइंस में उनको एक नए नियम का प्रावधान हुआ कि आपको आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट मिलेगा और उसमें आपको रिइम्बर्समेंट मिलेगा। अच्छा, आरबीआई की गाइडलाइंस में है। हाँ, ये एसबीआई हाँ, हाँ, वो तो उन्होंने चालू कर दिया है। अच्छा। अन्य बैंकों में आया नहीं है मुझे नहीं हाँ, पता, हाँ, हाँ। एसबीआई को उन्होंने दे दिया। अच्छा। फिर उसके बाद में राजस्थान सरकार आरजीएचएस लेकर के चली। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को और जो अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं, हुँ, इसको हुँ। लाभ देने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। हाँ, सीजीएचएस में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। सेना के जवानों के लिए भी अब इसको लाया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत उच्च स्तर पे इसको अब गवर्नमेंट भी आगे प्रोत्साहित कर रही है। दूसरा ये है कि अब आप देखेंगे या अब आप अपने आस-पास भी अनुभव करेंगे कि घरों में भी अपने आप देखो हुँ। लोग गिलोय खा रहे होंगे, हाँ, तुलसी खा रहे खा होंगे, रहे होंगे। हाँ, है ना? सही बात। और नहीं कुछ होता है तो लौंग, इलायची ले लेते हाँ, होंगे। हाँ। सौंफ खाने के बाद में लोग हाँ, पेन लेते ही लेते हैं।
ये सारा आयुर्वेद का पार्ट। हुँ। सुबह आप कभी निकलिए पार्क्स की तरफ, तो आप सैर-सपाटे पे जाइए, तो एलोवेरा का जूस पीते जा रहे हैं, लौकी का जूस लौकी का पीते जूस, हुए रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें, हाँ, खा वो आयुर्वेद ही रहे। हाँ, आयुर्वेदिक खा रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है और कोविड के बाद से तो ज़बरदस्त बढ़ गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा हाइक मिली है, बहुत ज़्यादा हाइक। तो आने वाला समय मैं मानूँगा स्वर्णिम युग है। आयुर्वेदा का। हाँ, जो हम लोग हमारी इस संस्कृति पे जो गर्व करते थे, हमारी चिकित्सा पद्धति पे जो हम गर्व करते थे आज से बहुत से वर्षों पूर्व, वो वापस हम लोग उसी अंदाज़ से, उसी नज़रिए से उसको देख रहे हैं, उतना ही उसको सम्मान दे रहे हैं, उतना ही उससे स्नेह कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब सर आज जो अपनी कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे एक बार पंचकर्मा करवाना चाहिए या जो भी ऑडियंस है जो देख रही है, जो जयपुर से रिलेट करती है, तो इस बार आप बताएँगे कि आपके सेंटर्स कहाँ-कहाँ हैं और क्या फीस वगैरह है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ फीस मैं लेता ही नहीं। अच्छा, कोई कंसल्टेंसी चार्जेज़ नहीं है। कंसल्टेंसी सच चार्जेस नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। अरे सॉरी। ज़ीरो ज़ीरो कंसल्टेंसी चार्जेज़ है। अ, जो लोग सेंटर पे हमारे आ रहे हैं, मेरा सेंटर नवीन निरोगम के नाम से है और वो एसएफएस में स्थित है, राजावत फार्म में। न्यू सांगानेर रोड पे ब्लू हेवन स्कूल के ठीक सामने, अच्छा, अच्छा। नियर बाय लॉयंस पैराडाइज़। हुँ, हुँ। वहाँ पे हम लोग ये पंचकर्मा कर रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग हम इसको शुरू कर देते हैं 5 साढ़े 5 बजे से ही हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अच्छा सच 5 से साढ़े 5 अर्ली मॉर्निंग हाँ? हाँ, अर्ली मॉर्निंग और फिर दिन तक कब तक चलता है? लगभग 2 ढाई बजे तक हम इसको रन करवा और फिर ब्रेक दे देते हैं। उसके बाद में जो हमारा मेडिसिनल पार्ट होता है, कुछ बनाना औषधियों को, हाँ, हाँ। वो साथ में रखते हैं। कुछ ओपीडीज़ होती हैं कि पेशेंट्स आ रहे हैं, तो सबको पंचकर्म की आवश्यकता नहीं है। जिनके लायक है उनको सजेस्ट करते हैं, नहीं है तो आयुर्वेदा की जो मेडिसिन्स हुँ, वो हुँ। प्रिस्क्राइब उनको कर चलता रहता है। लेकिन फ़ीस ज़ीरो है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो आते हैं, सलाह लेते हैं। कल का ही एक वाक़या है, इंदौर से एक पेशेंट आए, अच्छा। कि रिश्तेदार जयपुर में रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो आए और उन्होंने कहा कि सर ऐसे-ऐसे ये प्रॉब्लम है, हुँ, हुँ। क्या करवाना चाहिए? मैंने कहा जी आप ये थेरेपीज़ हैं, हुँ, हुँ। इसको आप इंक्लूड करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस का केस था उसका, अच्छा। तो मैंने उसको बोला रीवामस्ली और पत्रपिंड स्वेदा करवाइए इसमें, साथ में ये अपने आयुर्वेद की जो औषध व्यवस्था पत्र है, हुँ, हुँ। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, इसको आप फ़ॉलो करिए। खान-पान में इन चीज़ों को अवॉइड करिए। उन्होंने कहा कि सर मेडिसिन्स तो मैं आपकी ले लूँ, लेकिन थेरेपी मैं नहीं करा तो ठीक है, कहाँ पे आप क्यों नहीं करवा सकते? सर मैं रहता ही इंदौर, मैं तो यहाँ आया हुआ था मेरे बुआ जी के घर पे, हाँ, तो तो इन्होंने बोला कि एक बार कंसल्ट करो। हुँ, हुँ। मैंने कहा ठीक है आप वहाँ से हाँ। बहुत सी बार ऐसे स्टाफ भी बोलता है कुछ लोग जो मेरे मित्र हैं वो कहते हैं कि नहीं फीस लेनी चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर मेरे किसी को ये कह देने से कि आप ये खा लीजिए, हुँ, हुँ। ये मत खाइए, हाँ, ये दवाई इतने बजे खा लीजिए, हाँ, हाँ। है ना? और कोई दिक्कत हो आप आके मिल लीजिए। हाँ, हाँ। अब उसके मैं बोलूँ कि साहब मेरे को आप ₹100 दो, ₹500 ठीक है, जो लोग ले रहे हैं वो उनका अपनी हाँ, वो उनकी पर्सनल वो थिंकिंग है। हाँ। मैं इस मामले में थोड़ा-सा अलग तरीके से सोच रहा हूँ। हाँ। अपन आए हैं नीचे तो कुछ समाज को दे के भी जाएँ। जितनी मेरी सामर्थ्यता है, जितना मेरे से बन पा रहा है, मैं उतना देने का प्रयास कर रहा हूँ और ये भी ईश्वर की प्रेरणा से ही कर रहा हूँ। उसमें मैं रत्ती भर भी घमंड के साथ ये नहीं कह रहा हूँ। कि हाँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। हाँ, कि हुँ। मैं नहीं ले रहा हूँ तो बहुत हाँ, बड़ा हाँ। उपकार कर रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, नहीं हाँ, ले रहा हूँ तो नहीं ले रहा हूँ। हाँ, सही बात तो ये तो जब ऊपर जिस दिन जाऊँगा है। हाँ, तो भगवान राम जी बोलेंगे कि क्या करके आए? कम से कम साहब आपका ये काश ये काम छोटा-सा करके आए, क्या है? कि लोगों में सेवा भाव से इस काम को करने का प्रयास कर रहा। आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर हो ना सर, वो आप हमें दे दीजिएगा ताकि हम डिस्क्रिप्शन में आपके कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दें। अगर कोई भी इस पॉडकास्ट को देखता है और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, वो डिस्क्रिप्शन में से आपका कॉन्टैक्ट नंबर उठा के बिल्कुल कॉल कर कर सकता है, इस पॉडकास्ट में मेरा नंबर दिख भी जाएगा, मेंशन हो जाएगा हाँ, और साथ-साथ में सोशल मीडिया पे फ़ेसबुक पे नवीन नरोगम के नाम से एक पेज है, उसपे हम लोग कुछ चीज़ें जो पोस्ट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी नवीन नरोगम के नाम से है, उसपे भी हम लोग चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। उसपे लोग चाहे के इसको देख सक और आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कनेक्ट कर सर आपके साथ आज बैठ के बहुत अच्छा लगा है मतलब आयुर्वेदा और पंचकर्मा के बारे में आज जो जानने को मिला है ना मतलब मेरा कोई मुझे कोई ज्ञान नहीं था इस बारे में, बिल्कुल ज्ञान नहीं था ऐसा कह सकते हैं। बट आज बहुत अच्छा ज्ञान जानने को मिला है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप यहाँ आए। इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इसको देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे। रही बात ज्ञान की सर, मैं मुझे लगता है आयुर्वेद वो महासमुद्र है जिसका मैं बूँद भर भी नहीं मेरी औकात है उसके ज्ञान के सामने। तो बहुत छोटा-सा मेरा तो ज्ञान है आयुर्वेद के प्रति।
और जितना है उतना लोगों में बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस महासमुद्र को आप एक बार देखें, इसको फ़ील करें, अपने जीवन में उतारें, आपको आनंद आएगा जीवन जीने का। नहीं सर, अब ट्राई करना है पूरा आपके साथ मिलके कि आप समझाइए किस तरीके से पंचकर्मा होता है। जी, बहुत-बहुत आपका इसके लिए पुनः धन्यवाद और हृदय से बहुत-बहुत आभार आपका। थैंक यू सो